अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। लेक्चर 11 रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशन में जब जो चीज हो कोई तो उसकी मोशन की स्टडी को हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स कहते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 1, एनी रोटेशन इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कोई भी जो रोटेशन होती है वो दो तरह की इंफॉर्मेशन, दो तरह की मालूमात हमें देती है। पॉइंट वन, द पॉइंट अबाउट विच द रोटेशन अकर्स दैट इज द ओरिजिन। यानी इसके अराउंड अगर रोटेशन है, जैसे इसकी एग्जांपल एक पत्थर जो है, अगर वो हमने डोरी के साथ बांधा हुआ है और डोरी को हम घुमाएं जिसकी वजह से वो पत्थर घूम रहा है, तो ये पत्थर इधर 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 घूमेगा और हमारा हाथ जिधर से हमने डोरी को पकड़ा वो यहाँ। तो ये चीज होगी ओरिजिन, इसके अराउंड ये घूमेगी। और फिर एंगल ऑफ रोटेशन, कि हम किस एंगल से उसको घुमा रहे हैं, वो आप कोई भी थीटा फाई कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे फाई लिया हुआ है। द एंगल ऑफ रोटेशन इज डिनोटेड बाय फाई इन द डायग्राम। ये डायग्राम में ये इसका रेडियस दिखाया हुआ है, ये यू मूव कर रहा होता है। नाउ क्या आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। और इंटर की फिजिक्स पार्ट 1 की बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसमें चैप्टर नंबर 11 में, ओह सॉरी, फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 5 जो है वो रोटेशनल काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। उसके अंदर एस इज इक्वल टू आर थीटा लिखा हुआ है। द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ यानी ये जो होती ना, इसमें से कोई एक फुट, ये आर्क, ये आर्क या पूरा, ये जो आर्क लेंथ है वो रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी, यानी एस इज इक्वल टू आर फाई। Here phi is measured in radians, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है एंगल का वो रेडियन होता है, तो हम यहाँ फाई को रेडियन में मेजर करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई इज 2 पाई रेडियन, क्योंकि 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 2 पाई होता है, विच करस्पॉन्ड टू 360 डिग्रीज और 1 फुल रेवोल्यूशन, यानी एक मुकम्मल चक्कर। अगर यहाँ से लेके शुरू हुआ तो ये यहाँ। From this, it follows that 1 radian is equal to 57.3 degree, or 1 radian is equal to 0.159 revolution. Obviously, if pi is equal to 2 pi, then s is equal to 2 pi r. And if circumference complete जो है सर्कल की, वो 2 pi r होती है, which is the total circumference. Now, point number 3. Suppose that there is a particle located at the tip of radius vector, यानी यहाँ एक पार्टिकल है ये टिप ऑफ रेडियस वेक्टर पे एक्स का। नाउ वी विश टू डिस्क्राइब द रोटेशनल काइनेमेटिक्स ऑफ दिस पार्टिकल। अब हम इस पार्टिकल की, स्पेसिफिक पार्टिकल की रोटेशनल काइनेमेटिक्स बताना चाहते हैं। दैट इज डिस्क्राइब इट्स मोशन एज गोज अराउंड द सर्कल, यानी जब ये सर्कल के अराउंड घूम रहा है तो इसकी क्या मोशन है। So suppose that the particle moves from angle phi 1 to phi 2, यानी पहले कोई इसका एंगल फाई 1 था, फिर आगे कहीं जाके रुका है तो वो है एंगल फाई 2। इन द टाइम t2 माइनस t1, कोई टाइम t1 से हमने शुरू किया और t2 तक टाइम में वो फाई 2 को पहुंचा। देन द एवरेज एंगुलर स्पीड ओमेगा इज डिफाइंड एज ओमेगा इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 ओवर t2 माइनस t1। ये जैसे हमारे पास सिंपल या लीनियर स्पीड होती है, डिस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसी तरह यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है पाई या थीटा, और टाइम जो भी टाइम कवर हुआ है उसके अंदर, और ओमेगा होते हैं एंगुलर स्पीड। सपोज दैट वी लुक एट ओमेगा ओवर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी हम किसी इंस्टेंट की बात करें, जैसे यहाँ से हल्का सा बच इधर या इधर से हल्का से इधर से इधर तक, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें, देन ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, called the instantaneous angular speed.
Next point, to familiarize ourselves with the notion of angular speed, let us compute omega for a clock, second, minute and hour hand. तो हम घड़ी की बात करते हैं ना, घड़ी भी एक रोटेशन होती है। तो हमें पता है सबसे छोटा होता है सेकंड, उससे बड़ा होता है मिनट और सबसे बड़ा होता है आवर यानी घंटा। और हमें पता है एक कंप्लीट जो घड़ी है, जैसे 12 से शुरू होके वापस 12 तक जाए, तो वो 2 पाई है, उसका एंगल बनता है 360 डिग्री जो होता है, वो 2 पाई के इक्वल होता है। अब उसको अगर हम सेकंड के बारे में करना चाहते हैं तो 30 पे डिवाइड करेंगे, ओ सॉरी 60 पे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और अगर हम मिनट में करना चाह रहे हैं तो 60/60 करेंगे। इसी तरह, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और आज की बात करेंगे तो 12 से भी डिवाइड करेंगे साथ, क्योंकि घड़ी में जो है वो 12 घंटे होते हैं। तो ये जस्ट कैलकुलेशन करके इसके आंसर की होंगे। Just as we define acceleration for linear motion, we also define acceleration for circular motion. जैसे हम लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन ए निकालते हैं, इसी तरह अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होती है, इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। तो जैसे वहाँ v2 - v1, यहाँ -2 - आ जाएगा, बस इतना सा है। Hence, alpha is equal to limit delta t approaches to 0, delta omega by delta t becomes alpha is equal to d omega by dt। और ओमेगा हमें पता है कि d phi/dt है, तो इसका मतलब है ये डबल डेरिवेटिव होता है फाई का। Let us see this what this means for speed with which a particle goes around. Now use s is equal to r phi। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के लिहाज से, तो ds/dt और यहाँ पे r d phi/dt आ जाएगा। d phi/dt हमारे पास होता है ओमेगा और ds/dt होता है b। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, b इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के या एंगुलर स्पीड के दरमियान। The rate of change of arc length S is clearly what we should call the circular speed V. So V is equal to R omega. Since R is half fixed, it follows that dV/dt is equal to R d omega by dt. Now define AT, यानी tangential acceleration. Obviously, AT is equal to R alpha, यानी एक ये रिलेशन जो है ये स्पीड का है और ये एक्सेलरेशन का है। टी स्टैंड फॉर टेंजेंशियल, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एस। अब ये आपने जो पढ़ी हुई है एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, ये जो आपने पढ़े हुए हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशंस है। जैसे v इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है ना, आपने वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इस तरह करके पढ़ा होगा। तो ये वही चीजें जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और इसी को इसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर निकाला कर, जहां जहां यहाँ एक्स है वहां वहां इधर फाई है, जहां जहां इधर बी है इधर ओमेगा है, जहां जहां इधर के वाला है वहां अल्फा है। जस्ट इसको इस तरह से चेंज किया होता है। वाई वाई आर द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इवन दो दे डिस्क्राइब टू टोटली डिफरेंट फिजिकल सिचुएशन? आंसर, बिकॉज मैथमेटिक्स इज आइडेंटिकल। आगे प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है, angular speed of a car engine is increased from 1170 या 1170 revolution per minute to 2880 revolution per minute in 12.6 seconds. Find the average angular acceleration in revolution per minute. तो आपको पता है ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी टाइम ये है
ये हमारे पास फाइनल है, ये इनिशियल है, इसमें से इसको माइनस करें, इससे डिवाइड करें और ये आंसर आ जाए। इन्होंने जस्ट करेक्ट किया। हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान उसने कितनी रेवोल्यूशन की हैं। अब अल्फा ये जो हमने आंसर निकाला है वो यहाँ पे यूज होना है, ओमेगा आई हमें दिया गया है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ये आंसर आ जाए। नाउ नेक्स्ट, व्हील ए ऑफ रेडियस आर ए, ये है व्हील ए रेडियस आर ए का, is coupled by a chain B to wheel C of radius RC 25 centimeter. Wheel A increases its angular speed from rest at a uniform rate of 1.6 radian per second square per second. Determine the time for the wheel C to reach a rotational speed of 100 revolution per minute. Obviously, every part of chain moves with the same speed क्योंकि chain तो एक ही स्पीड से घूम रही है ना, जो इधर होगी वो स्पीड वही इधर होगी, तभी तो उसके ऊपर एंड सो बी ए इज इक्वल टू बी सी, यानी जो इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी है या स्पीड है वही सी पॉइंट पे। और हमें पता है बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इसका मतलब है आर ए ओमेगा इज ए इज इक्वल टू आर सी ओमेगा सी। यहाँ से अगर हम ओमेगा ए की बात करें तो आर सी ओमेगा सी और आर ए की इक्वल आ जाए। तो हमें ये चीजें पता है, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ए ओवर टी, फ्रॉम दिस टी इज इक्वल टू ओमेगा ए और अल्फा, इसमें हमने वैल्यू पुट की और आंसर आ जाएगा। Imagine a disk going around. All particles on the disk will have the same omega and alpha, but different V and A. Clearly, omega and alpha are simple choices. Because डिस्क है ना वो राउंड राउंड घूम रही है अराउंड, तो डिस्क रोटेशन में हो तो रोटेशनल स्पीड और रोटेशनल एक्सेलरेशन ही डिस्कस किया जाता है। Now consider a particle going around a circle at a constant speed. You might think that constant speed means no acceleration, but this is wrong. यहाँ but के T भी आना है. It is changing its direction and accelerating. एंगुलर एक्सेलरेशन अपनी हर या एंगुलर स्पीड दोनों ही जो होते हैं अपनी हर टाइम डायरेक्शन बदल जाते हैं। जो हम लीनियर लेते हैं ना इसमें भी जैसे ये है, ये टेंजेंशियल लेते हैं हम, ये अराउंड द टेंजेंट, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट पे। अदरवाइज तो उसकी यहाँ से यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन, क्योंकि ये पूरा सर्कल है। इस तरह इसकी एक्सेलरेशन की भी हर मूवमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये हम इसको कहते हैं इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेटिंग, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी वो उसको सर्कल में मूव करने में मदद दे रही है। मीनिंग एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो यहाँ डायग्राम से दिखाया। Now note that the distance between point A P1 and P2 यानी ये is delta R is equal to V delta T, approximately R theta. Similarly, delta V approximately nearly equal है V theta के। A is equal to delta V by delta T, तो approximately हमने इसकी डेल्टा T की जगह और इसकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी। इसकी जगह वी थीटा पुट किया और डेल्टा टी की जगह ये डेल्टा आर और ये पी, या इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि आर थीटा बाय वी ये पुट किया, तो ये हो जाएगा नीचे है ना वी पर चला जाएगा, बी थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय आर। मोर जनरली a is equal to limit delta t approaches to 0 delta v by delta t is equal to b square by r. In vector form ar is equal to minus v square over r cap. The negative sign indicates that acceleration is towards the center. Vector और क्रॉस प्रोडक्ट, हमने पहले डॉट प्रोडक्ट भी डिस्कस किया था,
डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसका आंसर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर्स दो हैं उनका ऐसा प्रोडक्ट जिसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज A cross B is equal to AB sin theta and cap, where n is the unit vector that is perpendicular to both A and B. Apply this definition to unit 3 in three dimension. Unit vectors in three dimension. उसमें हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है सेम होता है आई डॉट नहीं वन होता है, जैसे आई डॉट और आई वन इस तरह करके था ना। अब यहाँ पे क्या होता है आई आई क्रॉस जे जो होता है वो के इक्वल होता है, के क्रॉस आई के जे के इक्वल और जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। एस ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, तो जे क्रॉस आई अगर हम करेंगे वो माइनस के होगा, आई क्रॉस के करेंगे तो वो माइनस जे होगा, जे क्रॉस के की जगह अगर हम के क्रॉस जे करें तो वो माइनस आई के इक्वल होगा। और इसका सेल्फ प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, उसका सेल्फ प्रोडक्ट वन आंसर देता है, या कह लो कि ए स्केयर के इक्वल होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड वन होती है ना, इसलिए उसका इसके केस में वन आंसर आता है और इनके केस में ए डॉट ए स्केयर के इक्वल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये जीरो के इक्वल होता है क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है अगर इस तरह की सिचुएशन हो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय या क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ है तो हम ए क्रॉस मिस्टेक है यहाँ, ए क्रॉस सी आएगा और फिर बी क्रॉस सी आएगा। ए क्रॉस बी जो है पहला होता है, एक तो डिटर्मिनेंट लेंगे हम आई जे के ऊपर, फिर ए के ए एक्स ए वाई ए जी और बी के बी एक्स बी वाई सी जी। और इसका हमने लेना होता है अगर ये वाली फॉर्म की बात करें, जब हम इसके करस्पॉन्डिंग इसको ओपन करेंगे ये कैंसिल ये चीज ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, फिर इसके करस्पॉन्डिंग अगर करेंगे तो माइनस जे और आ जाएगा ये खत्म ए एक्स बी जी और माइनस ए जी पी एक्स। यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि हम सेकंड वाले के लिए माइनस लेते हैं, इन्होंने उसको माइनस नेक्स्ट स्टेप करके माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा प्लस में था, ये माइनस में चला गया, ये माइनस प्लस में आ गया। फिर के करस्पॉन्डिंग होगी ये खत्म ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई और इसके साथ के क्या। द क्रॉस प्रोडक्ट इज ओनली डिफाइनेबल इन थ्री डायमेंशन and has no meaning in 2D, which is unlike the dot product which has a meaning in the n number of dimension। यानी जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो सिंगल डायमेंशन में भी आंसर दे देता है, डबल डायमेंशन 2D में भी दे देता है, 3D में भी दे सकते हैं, जबकि ये सिर्फ 3D में ही आंसर देता है। ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।